अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे EC2 इंस्टेंस और फिर उसके बाद इसको इलास्टिक आईपी एलोकेट करेंगे और फिर एक की पेयर जो है वो हम जो बनाएंगे उसको PAM टू PPK कन्वर्ट करेंगे, सेटअप करेंगे PHP का, HTTPD का, MariaDB का, राइट्स देखेंगे EC2 यूज़र के और लारावेल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट सेटअप करेंगे। तो शुरू करते हैं हम EC2 इंस्टेंस से। और EC2 इंस्टेंस का जो है वो आप कनेक्ट कर लीजिए। आप अपने AWS के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। EC2 इंस्टेंस पे आते हैं जो भी आपके पास इंस्टेंसेस रन कर रहे हों, और अगर आपके पास ये इस तरीके से एरर आ जाएं नज़र API के, तो आप समझ जाइए कि क्लाइंट ने आपको जो है वो राइट्स पूरे नहीं दिए हैं। तो हाँ, अभी हमें पूरे राइट्स नहीं मिले हुए हैं, तो हम अपने क्लाइंट को ये बताएंगे कि भाई हमें पूरे राइट्स जो हैं वो दे दिए जाएँ। ये इंस्टेंस को जब वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास रीजन्स हैं। रीजन्स में आप ये आपको जो रीजन सही लगे वो आप चूज़ कर लीजिए। मैं अपने लिहाज से जो है वो रीजन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये उस रीजन के लिहाज से सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे आऊँगा। तो इस वक्त जो है हमारे पास कोई भी इंस्टेंस जो है वो मौजूद नहीं है, तो न्यू इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करेंगे और इस इंस्टेंस का नाम रख लेते हैं विस्क्रेप। और यहाँ पे जो है ये हम यही रहने देंगे, ठीक है। हम लोग जो है वो यही लिनक्स यूज़ करेंगे जो कि अमेज़ॉन की है। ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। मैं इसी पे आपको सारी इंस्टॉलेशन वगैरह बताऊँगा, वरना आप चाहें तो कोई और सी भी चूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और इंस्टेंस टाइप जो है वो माइक्रो ही रहने देंगे। इसको हम किसी भी वक्त जाके जो है वो चेंज कर सकते हैं। की पेयर बना लेते हैं विस्क्रिप्ट का, और फाइल जो है वो पैम रखेंगे, PPK नहीं लेंगे। पैम फाइल से हम PPK फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो हम इसको पैम पे रख के जो है वो क्रिएट की पेयर कर देते। तो ये आपके पास जो है ये फ़ाइल आ गई है, पैम फाइल। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये पैम फाइल सिर्फ एक वन टाइम जो है वो आपको मिलती है। आप इसको बहुत एहतियात से रखिए अपने पास। लॉस्ट होने की सूरत में आपका इंस्टेंस जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, वो एक्सेस नहीं हो पाता है। तो ठीक है, ये हम इसको एनीवेयर पे रखेंगे, अलाउ SSH, और 8 GB ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडवांस ऑप्शंस जो हैं वो जितने भी हैं वो अभी हम सारे स्किप करेंगे। जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वही सही हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ से देख लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको सही लगती हो तो वो आप ले लीजिए। उसके बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे। अब ये आप इंस्टेंसेस देख लीजिए अपने। तो ये थोड़ी देर में जो है वो आपका इंस्टेंस जो है वो रेडी हो जाएगा। बारी आती है इलास्टिक आईपी की, क्योंकि हमारे पास जो ये आईपी है, जब भी हम इस सर्वर को क्लोज़ करेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में ये आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं हम इलास्टिक आईपी में। इलास्टिक आईपी में आप जाइए एलोकेट में। एलोकेट में आने के बाद ये आपको एक आईपी मिल गई है, ठीक है। इसका एक नाम रख लेते हैं हम अपने पास, विस्क्रिप्ट्स। और एक्शंस में जाके एसोसिएट इलास्टिक आईपी कर देंगे और यहाँ से अपने इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और एसोसिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो इलास्टिक आईपी जो है वो आ चुकी है। तो अब ये आईपी हमारे पास हमेशा रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास इलास्टिक आईपी आ गई है। अब हम इसी की मदद से जो है वो अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे आपके पास बॉटम में इस EC2 इंस्टेंस की काफ़ी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब हमारा जो काम है वो है पैम फाइल को PPK फाइल में चेंज करना, ताकि हम अपने इंस्टेंस को जो है वो कनेक्ट कर सकें और दूसरी चीज़ें जो है वो सेटअप कर दें। तो ये हमारे पास पुटी कीजैन है, पुटी जैन। तो यहाँ से लोड करते हैं, लोड करेंगे हम अपनी वही पैम की फ़ाइल।
तो ये आ गई हमारी पैम की फ़ाइल, ये लोड हो गई है और अब हम इसको सेट प्राइवेट की कर देंगे। अब हम इसको सेव प्राइवेट की कर देंगे, तो इसको सेव कर लीजिए। तो ये हमारे पास पीपी के फ़ाइल जो है वो आ गई। तो अब हमें यहाँ पे WinSCP के ज़रिए जो है वो इस इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। तो इस इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए यह हमारे पास इलास्टिक आईपी है। ये हमने होस्ट नेम में जो है वो आईपी डाली और यूज़र नेम में EC2 यूज़र, और एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे अपनी पीपी के फ़ाइल जो है वो लिंक कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो गया। तो WinSCP जो है वो हमारे पास कनेक्ट है। अब हम यही इंस्टेंस जो है वो पुट्टी के ऊपर भी क्रिएट करके उसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास EC2 यूज़र @ और जो IP है हमारे पास, और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। अपीयरेंस में हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, और SSH में आने के बाद यहाँ पे है हमारे पास ऑथ, और ऑथ को भी ओपन करेंगे, और क्रीडेंशियल्स, ये प्राइवेट की है, और इसको सेव करके ओपन करना। तो हमारे पास अब ये कनेक्शन जो है वो पुट्टी के ऊपर भी हो गया है और WinSCP के ऊपर भी है। अब हमारे पास जो काम है वो है सेटअप करेंगे PHP को, MariaDB को, इसके अलावा कंपोज़र, गेट वगैरह सब कुछ। तो हम ये देख लेते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा के अंदर, वो एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास कहाँ पे है। तो यूज़र विन में एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। तो इसके अंदर ये देख लेते हैं हमारे पास इस वक्त अवेलेबल PHP के वर्जन जो है वो कौन से हैं। तो इस वक्त हमारे पास PHP 8 है और PHP 8.1 है। तो ये दो हमारे पास मौजूद हैं और दोनों स्टेबल हैं। तो हम PHP 8.1 जो है वो सेटअप करेंगे। तो sudo Amazon Linux Extras, और हम इनेबल कर देंगे PHP 8.1। तो अब हम यहाँ पे ये दो कमांड्स हैं, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी PHP जो है वो हमारे पास नहीं आया है। जब तक हम ये दो कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर लेंगे हमारे पास PHP जो है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो sudo yum clean मेटा कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो अब आप ये देखिए इनेबल्ड हो गई है PHP 8.1, ठीक है। और ये जो है ये जैसे उसने कहा था उसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट करके ये भी इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरह से करके आप इसकी और भी सारी चीज़ें जो है वो सेटअप कर सकते हैं। PHP की और भी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं। तो अब हम एक बार ज़रा अपडेट करके देखते हैं क्या अपडेट के लिए कोई पैकेज है। नहीं, हमारे पास सारी चीज़ें अपडेट हैं। तो हम एक काम करते हैं HTTPD को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास अब HTTPD भी आ गया है। हम HTTPD कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर लेते हैं HTTPD को, और इसी तरह Apache CTL को भी रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे var और www के फ़ोल्डर जो हैं वो अब आ गए होंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे HTML का फ़ोल्डर है, इसमें आप index.html की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लें। तो अभी ये फ़ाइल यहाँ पे WinSCP से डायरेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि इसके जो फ़ोल्डर के जो राइट्स हैं वो रूट के पास होते हैं, जबकि हमने जो लॉगिन किया हुआ है वो किया हुआ है EC2 यूज़र से। तो ये जो है ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए हमारे पास परमिशन डिनाइड का एरर आ गया। तो इस फ़ोल्डर को एक्सेसिबल बनाने के लिए ये मैं आपको इस फ़ोल्डर के अंदर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ।
अगर हम यहाँ पे sudo करके इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ ईज़िली सेव हो जाएगी। ये देखिए ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। तो जब हम इस IP को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास वही HTML की फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हम ज़रा इसको WinSCP को फ़ोल्डर्स के राइट्स वगैरह देंगे ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें। हमारी कोशिश यही होगी कि हम WinSCP के ही ज़रिए जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र करें। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो रूट के ऊपर जो है वो इसको अवेलेबल, ये रूट के पास इसके राइट्स हैं। तो यूज़र मोड जो है वो हम ज़रा इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए मैं यूज़र जो है वो उसका मोड जो है वो चेंज कर रहा हूँ, EC2 को दे रहा हूँ। EC2 यूज़र को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ग्रुप्स चेक कर लीजिए, ये हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं। तो ये अब EC2 यूज़र को जो है वो ये जो है राइट्स जो है वो हम var www और HTML के फ़ोल्डर का राइट्स जो है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम जब भी EC2 यूज़र से जब लॉगिन होंगे तो हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ाइल्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको सही लगे आप ये राइट्स जो हैं वो वापस रीसेट कर लें, वापस पहले वाले कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से जिस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सर्वर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो ये तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ही कंटिन्यू रखें। मैं इसको इसी तरह से राइट्स देने के बाद इसको कंटिन्यू रखता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ। तो हमने यहाँ पे राइट्स दे दिए हैं सारे के सारे। तो अब जो है अब हम यहाँ पे किसी भी फ़ाइल को जब सेव करेंगे तो वो आप देखें इजीली सेव हो गई। तो अब ये फ़ोल्डर आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फ़ाइल आप एडिट कर लीजिए, कोई भी कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, रिमूव कर दें। तो हम जो है यहाँ पे अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर देंगे। और इसके साथ साथ अभी हम और भी चीज़ें जो है वो सेटअप करते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ज़िप जो है वो अनज़िप कर लिए और ये यहाँ पे रन हो रहा है। इस वक्त एक प्रॉब्लम और आएगा कि PHP जो है वो आपके जो राउट्स हैं वो सारे राउट्स नहीं चल रहे होंगे। इसमें कुछ राउट्स जो हैं वो अभी चल रहे होंगे और कुछ राउट्स जो इंटरनल होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। खैर इसका भी प्रॉब्लम जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम फोल्डर्स में आते हैं। तो जैसे ही मैं ये व्यू क्लियर करता हूँ, यानी इसी की स्टोरेज वगैरह क्लियर करूँगा, तो इस सबसे जो इसके बाद जो एरर आता है आपके पास वो ये आता है कि अब आपने प्रॉपर राइट्स देने हैं कुछ फ़ोल्डर्स को, जिससे कि हमारे पास कैशे का फ़ोल्डर होता है, स्टोरेज का फ़ोल्डर होता है, तो इसके अलावा और भी फ़ोल्डर्स होते हैं। तो वो राइट्स हम यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है हम उसको जो है 755 के राइट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 755 के राइट्स जो हैं वो हमने इसको दे दिए हैं। अब उसके बाद जो है वो अब हमारे पास जो ये स्टोरेज का जो फ़ोल्डर है अब उसको जो है वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करने ताकि वो सही से वर्किंग कर सकें। इसी तरीके से इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर होता है, उसको भी एग्जैक्टली सेम राइट्स जो हैं वो आपको देने होंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक एरर आया है ये किसी सर्विस प्रोवाइडर का। ये यहाँ पे मैं sudo yum करके ये PHP की कुछ चीज़ें जो है वो और इंस्टॉल कर देता हूँ। ये पहले नहीं करी थी। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में से वो सारी चीज़ें जो है वो ले लीजिए और इसमें कॉपी पेस्ट करके ये काम कर लीजिएगा। तो ये MariaDB भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब हम systemctl के ज़रिए जो है वो MariaDB स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वक्त जो है वो MariaDB हमारे पास मौजूद है। ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी और इसको इनेबल कर लेते हैं। तो MariaDB जो है वो हमारे पास इस वक्त एग्जीक्यूट कर रही है, सही है, बिल्कुल काम कर रही है। अब ज़रा MySQL के जो है वो इंस्टॉलेशन को ज़रा क्लियर सही कर लेते हैं।
माई SQL की इंस्टॉलेशन जो है वो सेट कर लेते हैं ताकि पासवर्ड वगैरह हमारे पास सेट हो जाए। तो रूट पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेते हैं कोई, और उसको न्यू पासवर्ड जो है वो दोबारा से एंटर कर लेते हैं। और ये जो जितने भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं, रिमूव एनोनिमस यूज़र्स, इसको यस कर लेते हैं। लॉगिन रिमोटली, इसको जो है वो डिसेबल डिसअलाउ, इसी तरीके से सब पे यस यस करते हुए हम निकल जाते हैं आगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास MariaDB जो है वो हो गया सेटअप। तो MariaDB हमारे पास सेटअप हो गया है। तो अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं PHP इन्फो की। तो जब हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे तो index.html को हम रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास PHP इन्फो की फ़ाइल आ गई। अब हम यहाँ पे wget जो है वो सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि wget से जो है वो हम PHP my admin जो है वो गेट करेंगे। तो PHP my admin का जो ये URL है, यह आपको इजीली मिल जाएगा। आप PHP my admin जो है वो गूगल सर्च के ऊपर लिखिए, तो ये आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे ये है मौजूद। तो आप इसको क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए और यहाँ पे wget करके पेस्ट कर दीजिए। तो हमारे पास ये ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारे पास ज़िप आ गई। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ PHP MA में, और फिर यहाँ पे अनजिप की एक कमांड चला लेते हैं, इसको अनजिप कर लेते हैं। तो ये अनजिप हो गई है। इस फोल्डर को, जो इस फोल्डर में ये आई है, इस फोल्डर को भी हम रीनेम कर लेते हैं और इसको भी इजी सा भी नाम दे देते हैं PHP MA। जब हमारे सारे काम हो जाएंगे तो हम यहाँ से ये PHP my admin को जो है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो कमांड लाइन के ऊपर काम करने से बेहतर यही है कि हम एक हमारे पास GUI टूल आ जाए और जिसके ज़रिए हम अपने टास्क जो है वो ईज़िली कर सकें और हमारे पास थोड़ी स्पीड भी आ जाए। तो ये डेटाबेस हो गई। ये डेटाबेस यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली और अब इस डेटाबेस को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस भी इंपोर्ट हो गए। तो अब हम गिट को सेटअप कर लेते हैं। ये हमारे पास गिट सेटअप हो गया, और कंपोज़र को भी सेट कर लेते हैं। कंपोज़र भी सेव कर लेते हैं हम अपने पास, ताकि कंपोज़र में अगर कोई एरर वगैरह हो तो वो भी हम रिमूव कर लें। तो कंपोज़र भी हमारे पास सेट हो गया है। अब कंपोज़र से वो पैकेज जो है वो जिसका एरर दे रहा था वो सेटअप कर लेते हैं, और अब हम अपना लारावेल के प्रोजेक्ट को जो है उसकी कैशे वगैरह जो है वो सारी क्लियर कर लेते हैं। तो इस वक्त हम ETC HTTPD में हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि जहाँ पे आपको अलाउ ओवरराइड नन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अलाउ ओवरराइड ऑल कर दीजिए। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपके जो इनर राउट्स होंगे वो सब जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपने जो है वो HTTPD वगैरह की जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर देना है। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जो ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। आपके इनर URLs वगैरह जो है वो सारे चलना शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टास्क रहता है वो होता है कि बैकअप करना। तो आप जो है वो इसका एक बैकअप जो है वो क्रिएट कर लीजिए। ये अच्छा रहता है, ताकि अगर आपको कभी इसी इंस्टेंस जैसे और भी इंस्टेंस क्रिएट करने हो तो बाकी सारी चीज़ें रिपीट करने से बेहतर है कि आप उसको इसी इमेज के ज़रिए जो है वो लॉन्च कर लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।